कावेरी जी हॉल में दीवार के पास खड़ी खड़ी थर थर कांप रही थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब मैं क्या करूंगी? कैसे मेरे बेटे सुरेश की नजरों का सामना करूंगी? तभी साहस से उनकी पोती रिंकू उठकर उनके पास चली आई और बोली, दादी मां, जो होना था सो हो गया। आप हिम्मत हार जाओगी तो मेरा और मेरे भाई रोहन का क्या होगा? तभी कावरी जी ने अपने बेटे सुरेश की ओर देखा। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठा, एक टक नजरों से सामने जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी सविता की मृत्यु शरीर को देखते जा रहा था। आज सुबह ही तो इस घर में जैसे भूचाल आ गया था। रात को कावरी जी की बहू सविता अच्छी भली सोई थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि सुबह बिस्तर पर से उठी ही नहीं। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, जिस वजह से सविता की मौत हो गई। यह सुनने के बाद तो पूरे परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। कावेरी जी तो जैसे एकदम से सुन्नी सी हो गई थी कि इस उम्र में भी वह स्वस्थ है, और उनकी बहू सविता, जो अभी 40 वर्ष की भी नहीं हुई थी, इतनी छोटी उम्र में इस दुनिया से नाता तोड़ गई। यही सब सोचकर उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। तभी उनकी पोती रिंकू और उसका भाई रोहन दोनों आकर कावरी जी की सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। तो कावरी जी सोचने लगी कि काश सुरेश भी उनकी गोद में सिर रखकर अपनी पीड़ा का भार कुछ कम कर लेता। आखिर वह उसकी मां है। सुबह के 10 बज रहे थे। पूरा घर लोगों से भरा था। वह साफ देख रही थी कि सविता को देखकर हर आने वाले की नजर उन्हीं के चेहरे पर अटक कर रह जाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली ममता जी ने कहा कि बेचारी अम्मा जीवन भर तो दुखी भगती आई थी, अब बेटी जैसी बहू भी सामने से उठ गई तो दुख तो होगा ही। यह सुनकर दूसरी पड़ोसन कहने लगी कि यही समझ में नहीं आ रहा कि कावेरी बहन इतने दुख झेल कर भी इतनी स्वस्थ है, कैसे रहती है? सारी औरतें पता नहीं आपस में क्या क्या बातें कर रही थी। कावेरी जी आंखें बंद कर चुपचाप बैठी, खामोशी से सुनती रही, पर पास बैठी उनकी पोती रिंकू ये सब बातें सहन नहीं कर पाई और उन सबको टोक हुए बोली, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? क्या हक है आप लोगों को मेरी दादी माँ को बेचारी और अभागी कहने का? इन्हें इस समय जितनी पीड़ा है आप में से किसी को नहीं होगी। रिंकू बेटा, अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है, चुप रहो। रिंकू के पिता सुरेश का भारी स्वर कमरे में गूंजा उठा तो रिंकू आंखों में आंसू भरे चुपचाप बैठी रही। सविता के क्रियाक्रम के बाद सभी रिश्तेदार चले गए तो सारा घर खाली हो गया। सविता थी तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे घर के सारे काम सही समय पर हो जाते थे। उसके असमय चले जाने के बाद एक खालीपन का एहसास हर कोई महसूस कर रहा था। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन सुबह रिंकू चाय लेकर अपनी दादी माँ कावेरी जी के कमरे में आई। आकर देखा तो उसकी दादी माँ सो रही थी। दादी माँ, उठिए ना, आज आप इतनी देर तक सोती रही। रिंकू ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा तो कावेरी की बोली बस उठ ही रही थी। बिटिया कहते हुए कावेरी जी उठने लगी। पर दादी माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप लेटे रहिए, मैं रोहन से दवा मंगवाते हूं। कहती हुई रिंकू कमरे से बाहर चली गई। कावेरी जी की आंखें रह रहकर भर आती थी। बहू की मौत का सदमा उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अपनी बहू सविता की वजह से ही तो उन्हें अपना बेटा और अपना परिवार वापस मिला था। जीवन भर अपने से ही उपेक्षा की पीड़ा झेलते झेलते कावरी जी को आदर और प्रेम का स्नेह ऐस्प तो अपनी बहू सविता से ही मिला था। बिस्तर पर लेटी लेटी कावरी जी अपनी पुरानी यादों में खो गई। मां, मनहूस किसे कहते हैं? बुआ कहती है कि तुम मनहूस हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो तुम मुझे मार डालोगी। अपने 5 साल के बेटे सुरेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कावरी जी की आंखें भर आईं। फिर अपने बेटे को सीने से लगाकर बोली, बुआ झूठ बोलती है बेटा, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। कावरी जी का इतना कहना हुआ कि तभी कावरी जी की ननंद शारदा तेजी से कमरे में आई और कावरी जी की गोद से सुरेश को छीन कर बोली, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। समझी तुम हो ही मनुष्य, जो शादी के 2 साल बाद ही मेरे जवान भाई को खा गई। अब मेरा भतीजा ही इस खानदान का अकेला वारिस है। मैं इस पर तुम्हारी मनहूस छाया कभी नहीं पड़ने दूंगी। शारदा ने कावरी जी के बेटे को छीन हुए कहा। तो कावरी जी बोली, पर दीदी, मैं जो नीरस और बेरंग जीवन जी रही हूं उसकी पीड़ा मैं खुद ही समझ सकती हूं। कहकर कावरी जी फूट फूट कर रोने लगी। क्यों?
उस मनहूस से बहस कर रही है बेटी? सुरेश को लेकर बाहर आ जा, उसका दूध ठंडा हो रहा है। बाहर आंगन में से सुरेश की दादी बोली तो सुरेश की बुआ शारदा सुरेश को गोद में उठाए कमरे से बाहर चली गई। कावरी जी का मन पीड़ा से फटा जा रहा था कि जिस दुख से मैं गुजर रही हूं उसे यह लोग क्या समझेंगे। पिता की मौत के 6 महीने बाद सुरेश पैदा हुआ था। बेटे का जन्म होते ही कावरी जी उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल के लिए अपने पिछले सारे दुख भूल गई थी, पर तब भी कावरी जी की सास उसे तो ताने देने से नहीं चुकी थी कि चलो अच्छा हुआ जो बेटा हुआ है, वरना मैं तो डर ही रही थी कि कहीं यह मनहूस बेटी को जन्म देकर हमारे खानदान का नामो निशानी न मिटा डाले। सास का यह बोल कावरी जी के लिए जानलेवा था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। धीरे धीरे कावरी जी के बेटे को उसकी सास और ननंद ने कावरी जी से अलग कर दिया। तो वह सोचती कि हाँ, मैं सच में मनहूस ही तो हूं, तभी तो मुझे जन्म देते ही मेरी मां मर गई। थोड़ी बड़ी हुई तो बड़ा भाई एक दुर्घटना में चल बसा। शादी हुई तो 2 साल बाद ही पति की मृत्यु हो गई। बेटा हुआ तो वह भी अपना नहीं रहा। यही सोच सोचकर कावरी जी रोती रही। समय गुजरता रहा। सास और ननंद उसके बेटे को खिलाती पिलाती, जी भरकर लाड लड़ाती, और वह मां होकर भी दरवाजे की ओट से चुपचाप अपने बेटे को देखती रहती। छोटे छोटे सपनों के टूटने की चुभन उसके मन को पीड़ा से तार कर देता। कावरी जी की ननंद शारदा ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। उनके पति ठेकेदारी का काम करते थे। शारदा की 3 बेटियां थीं, इसलिए सुरेश ही उनकी आशाओं का केंद्र था। पढ़ाई में होशियार सुरेश ने जिस दिन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की तो सारे घर में जैसे दिवाली का माहौल छा गया। कावरी जी तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह जानती थी कि उसका बेटा सुरेश एक दिन अपने पिता का नाम रोशन जरूर करेगा। मां, तेरे पोते ने तो खानदान की इज्जत रख ली कावरी जी की। ननन ने खुशी से चहक हुए अपनी मां को बताया तो कावरी जी का मन भी भाव विभोर हो उठा। सुरेश पहली पोस्टिंग पर जाने से पहले अपनी मां का कावरी जी के पास आया तो कावरी जी कप कांपते हुए स्वर में बोली, सुखी रहो, खुश रहो बेटा। कहते हुए जैसे ही बेटे के सर पर हाथ फेरने लगी तभी उसकी ननंद की आवाज आई कि जल्दी करो सुरेश, वरना बस निकल जाएगी। तो सुरेश जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। समय अपनी गति से बीतता रहा। सुरेश की नौकरी लगे 3 वर्ष बीत चुके थे। उसकी दादी का देहांत हो चुका था। अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक शाम कावरी जी की ननंद शारदा एक लड़की की फोटो लिए उसके पास आई और सुरेश को दिखाते हुए बोली कि लड़की बहुत बड़े अफसर की एक लती बेटी है, सुंदर सुशील और पढ़ी लिखी है। तो सुरेश बोला, बुआ, तुम जिस लड़की को पसंद करोगी मैं उसी से शादी कर लूंगा। ये सुनकर उसकी बुआ शारदा बहुत खुश हो गई और सुरेश का रिश्ता पक्का कर दिया और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय कर दी। धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कावरी जी का भी मन करता कि वह भी बहू के लिए गहने कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाए, पर उसकी ननंद शारदा उसे कहीं नहीं लेकर जाती थी। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आ गए तो पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर कावेरी जी विवाह के मंगल गीत गाती, पर मन की राहत अधूरी ही रह गई। खैर, बड़े धूमधाम से सुरेश की शादी हुई और सविता सुरेश की पत्नी बनकर उस घर में आ गई। सविता एक सुलझे विचारों वाली लड़की थी। 4-5 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास कावरी जी अपने ही घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। घर में बुआ का राज चलता है और उसकी सास एक मुख दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसे देखा कि उसका पति सुरेश भी अपनी मां के साथ सहज व्यवहार नहीं करता। मां बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम सविता चाय लेकर अपनी सास कावरी जी के कमरे में गई तो कावरी जी बिस्तर पर बैठी ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। अम्मा जी, चाय पी लीजिए, सविता ने कहा तो कावेरी जी चौंक पड़ी और बोली, आओ बहू, यहां बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर कावरी जी ने पलंग के नीचे रखा, संदूक खोला और लाल मखमल के कपड़े से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, बेटी, ये हार मेरे पिता ने मुझे दिया था तुम्हारी मुंह दिखाई की। रस्म तो मैं तुझे नहीं दे पाई, पर आज रख लो बेटी। तो सविता मुस्कुराते हुए वह हार लेकर जैसे ही गले में पहनने लगी,
तभी उसकी बुआ सास कमरे में चली आई और बहू के हाथ से हार छीन कर उसे वापस डब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मत मारी गई है क्या भाभी? इसे क्या गहनों की कमी है जो अपना पुराना हार देने बैठ गई? कावरी जी कुछ नहीं बोली, बस जड़वत होकर बैठी रही। पर सविता से रहा नहीं गया। उसने बुआ को ठोकते हुए कहा, बुआ जी, अम्मा ने कितने प्यार से मुझे यह हार दिया है, तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। सामने रखे डब्बे से हार निकालकर सविता ने पहन लिया और सांस के पांव छूते हुए बोली, मैं कैसी लग रही हूं? माँ जी तो? कावरी जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बहू, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। आज पहली बार कावरी जी अपनी ननंद शारदा के सामने सिर उठाकर बोल पाई थी। सविता ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी सास को पूरा आदर और सम्मान दिलाकर रहेगी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। सुरेश की छुट्टियां खत्म हो रही थीं, तो इस बार सविता भी सुरेश के साथ जा रही थी। जिस दिन दोनों की मुंबई लौटना था, उस दिन सुबह सविता ने अपने पति सुरेश से कहा, सुनो जी, अम्मा भी हमारे साथ चलेंगी। क्या तुमने अम्मा से पूछा है? सुरेश ने कहा तो सविता दृढ़ता रे स्वर में बोली, पूछना क्या है? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अम्मा की देखभाल करें? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है बहू। हमारी चिंता छोड़ो, हम यही ठीक हैं, बाद में कभी ले जाना अपनी सास को। बुआ ने टोक हुए कहा तो सविता बोली, बुआ जी, मैं बचपन से ही अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती हूँ, इसलिए अब मैं हमेशा माँ जी को साथ में रखना चाहती हूँ ताकि मुझे माँ का प्यार मिल सके। आखिर सविता के आगे बुआ जी की एक न चली और कावरी जी बेटे बहू के साथ मुंबई आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। जिस बेटे को बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल अपनी नजरों के सामने देखकर कावरी जी वैसे तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, पर माँ बेटे के बीच में बातें बहुत कम होती थी। सविता माँ बेटे के इस बीच की दूरी को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर अपनी मनपसंद भरवा कचौरियां देखकर सुरेश खुश हो गया। एक टुकड़ा खाकर बोला, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है? तो सविता ने खुश होते हुए कहा, यह जादू मेरे हाथों में नहीं सुरेश, यह जादू माँ के हाथों का है। उन्होंने बड़े प्यार से यह कचौरी आपके लिए बनाई है। मैं तो माँ के गुणों की कायल हो गई हूं। जितना शांत स्वभाव, उतने ही अच्छे विचार हैं तुम्हारी माँ के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सगी माँ मिल गई है। मुझे धीरे धीरे सुरेश का प्यार भी माँ की तरफ बढ़ने लगा। अब वह यदा कदा माँ और पत्नी के दोनों के साथ बैठकर बातचीत करने लगता। यह देखकर कावरी जी को बड़ा सुकून मिलता कि जैसे उसकी दुनिया वापस आ रही है, समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन सविता ने कावरी जी के पास आकर कहा कि माँ जी अब दादी बनने वाली हैं। यह सुनकर तो कावरी जी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। वह खुशी से चहक हुए बोली, बेटी, तूने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। नहीं माँ जी, अभी कहाँ मुराद पूरी हो गई। जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन जाकर कहीं आपकी मुराद पूरी होगी। कितनी तरसती आई है, आप अपने बेटे के लिए देखना माँ जी। एक दिन मैं आपके बेटे को आपसे मिलवा कर रही रहूंगी। सविता ने प्रेम भरे स्वर में कावरी जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा तो कावरी जी की आंखें झलक आईं। सविता बोली, माँ जी, आपके बेटे दिल के बुरे बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपके प्रति गलत धारणा रखते हैं, पर बचपन से जो बातें कट कट कर उनके दिमाग में भर गई हैं, उनका असर धीरे धीरे खत्म होगा ना। अब बुआ जी का प्रभाव उनके मन पर बचपन से ही हावी रहा है। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। सविता के मुंह से यह सुनकर कावरी जी का चेहरा खुशी से चमक उठा। सविता की गोद भराई के दिन घर सारी नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ था। सविता खूबसूरत सी साड़ी पहने सोफे पर बैठी हुई थी। चलो बहू, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी गोद भर दूं। बुआ ने मिठाई और फलों से भरा थाल संभालते हुए कहा तो सविता बोली, रुक जाइए बुआ जी, बुरा मत मानिए, पर मेरी गोद सबसे पहले अम्मा जी ही भरें। ये तुम क्या कह रही हो? बहू, ये काम सुहागन औरतों को ही शोभा देता है और तुम्हारी सास तो विधवा है। पड़ोस में रहने वाली ममता जी ने टोका तो शारदा बुआ जोर से बोली, रहने दो बहन, यह 4 अक्षर पढ़कर आज की बहुएं ज्यादा बुद्धिमान हो गई हैं। अब शास्त्र पुराण की बातें कौन मानता है? जो शास्त्र पुराण यह सिखाते हो
कि एक विधवा औरत मिट्टी के ढेले से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, तो मैं ऐसे शास्त्रों को और पुराणों को नहीं मानती हूं। आइए माँ जी। मेरी गोद भरा। आज सविता का आत्मविश्वास से भर स्वर कमरे में गूंज उठा। कावेरी जी ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी बुआ ठीक कह रही है, गोद उसको ही भरने दीजिए। नहीं अम्मा, मेरी गोद पहले आप भरेंगे, फिर कोई और भरेगा। बहू की गोद भरते हुए कावरी जी की आंखें मानो पहाड़ से फटे झरने का पारयान बन गई थी। रोम रोम में बहू के लिए प्यार भरा हुआ था। निराधारित समय पर रोहन का जन्म हुआ तो कावेरी जी अपने पोते को गोद में समेट अतीत के सारे दुखों को भूल गई। रोहन में नन्हे सुरेश की छवि देखकर वह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। अपने बेटे के लिए जो जो अरमान सजाए थे, वह सारे अरमान पोते के लालन पालन में लगा दिए। फिर 2 साल के बाद पोती रिंकू सविता के गोद में आई। कावरी जी की झोली खुशियों की असीम सौगात से भर उठी। सविता जैसी बहू पाकर वह निहाल हो गई थी। सुरेश और उसके बीच की दूरी को मिटाने की उनकी बहू सविता हर पल कोशिश करती। अब उन दोनों मां बेटे के बीच का संकोच मिटने लगा था। अब सुरेश खुलकर अपनी मां के हाथ से बने खाने की प्रशंसा करता तो कावरी जी भगवान से अपनी बहू सविता के लिए शुक्रिया अदा करती कि कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। अगर इसने मेरा सा नहीं दिया होता तो गांव के उसी अकेले कमरे में बेहद कष्ट में बुढ़ापा गुजारने पर विश्व हो जाती। समय अपनी गति से बीत रहा था। 2 वर्ष पहले शारदा बुआ की मृत्यु हो गई। रोहन ने इसी साल 10वीं की परीक्षा दी थी और रिंकू 8वीं कक्षा की होनहार छात्र थी। दोनों बच्चों के प्राण तो बस अपनी दादी में ही बसते थे। सविता ने उनका दामन जमाने भर की खुशियों से भर दिया था और वही सविता इस तरह अचानक उन्हें छोड़कर चली गई। उनकी सोच को एक झटका सा लगा। दादी मां दावा ले लीजिए, पोती रिंकू की आवाज से। कावरी जी अपने वर्तमान में लौटी, उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पा रही थी। रिंकू ने अपने पापों को आवाज लगाई तो सुरेश दौड़ाकर कमरे में चला आया। रोहन डॉक्टर को बुला लाया। मां के सिरहाने बैठे सुरेश की आंखें रह रहकर भीग रही थी। इनको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। सुरेश बाबू, इस उम्र में ऐसे सदमे से उभरना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, देखता हूं क्या होता है, डॉक्टर ने कहा। तो रोहन और रिंकू जोर जोर से रोने लगे। दादी मां, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मां तुम्हारे भरोसे ही तो हमें छोड़कर गई है। रिंकू के रोने से सबकी आंखें हो गईं। 2 दिन तक कावरी जी बेहोशी की हालत में पड़ी रही। तीसरे दिन सुबह अचानक उन्हें होश आया। आंखें खुली और करवट बदलने का प्रयास किया तो हाथ किसी के सर को छू गया। कावरी जी ने चौंक कर देखा तो कुर्सी पर बैठा उनके पलंग से सर टिकाए उनका बेटा सुरेश गहरी नींद में सो रहा था। तभी रिंकू कमरे में आई। दादी की आंख खुली। देख वह खुशी से चीख पड़ी, पापा, दादी मां को होश आ गया है। तो सुरेश छौंक कर उठा। बेटे से नजरें मिलाते ही कावरी जी का दिल फिर से दहक पड़ा। मन की पीड़ा अंधेरों से फूट पड़ी। मैं सच में अभागी हूं, बेटा मनहूस हूं, तभी तो सोने जैसी बहू सामने से चली गई और मुझे देख में फिर भी जिंदा बच गई। मेरे जैसी मनहोश लोगों को तो मौत भी नहीं आती। नहीं मां, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहोगी तो सविता की आत्मा को तकलीफ होगी। कोई इंसान मनहूस नहीं होता। मनहूस तो होती है वह रूढ़ियां, वह सड़ी गली परंपराएं जो स्त्री और पुरुष में भेद पैदा कर समाज में विश्व का पौधा बोती है। अब मुझे ही देख लो। सविता की मृत्यु के बाद किसी ने मुझे अभागा या बेचारा नहीं कहा, और वही अगर सविता की जगह मेरी मृत्यु हुई होती तो समाज उसे अभागी और बेचारी कहकर अपने कर्तव्यों की इतश्री समझ लेता। कावेरी जी आंखें फाड़े अपने बेटे का यह नया रूप देखे जा रही थी। सुरेश अपनी रो में कहे जा रहा था, मां मुझे माफ कर दो। बचपन से ही मैं तुम्हारा प्यार पाने में असमर्थ रहा हूं। अब तुम्हें हमारे लिए जीना ही होगा। बेटे का इतना प्यार देखकर कावरी जी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, बेटा आज मैं बहुत खुश हूं। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। नहीं मां, अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं। रोहन और रिंकू को बड़ा करना है, उनकी शादियां भी करनी है, और मुझे वह सारा प्यार देना है जिससे मैं वंचित रहा हूं। सुरेश बच्चों की तरह मां की गोद में सिर रखकर बोलते जा रहा था। आज कावेरी जी के कानों में
अपनी बहू सविता के शब्द गूंज रहे थे। माँ, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। आपके प्रति उनका पछतावा से भरा एहसास जल्दी प्यार में बदल जाएगा। आज उन्हें सविता की बहुत याद आ रही थी कि बेटे को मिलाने का वादा तो उसने पूरा कर दिया, पर खुद इस दुनिया से चली गई। सोचते हुए कावेरी जी ने अपने बेटे और पोते पोती को अपने सीने से लगा लिया। बहू द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार ने उनकी शेष बची जिंदगी को प्रणवान कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर और एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।